हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल टारगेट सेमेस्टर। दिस एजुकेटर सिमरन। तो आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है बैंकिंग ऑपरेशंस। तो यूनिट 1 आज आपका स्टार्ट करते हैं हम। इसमें सबसे पहले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बैंकिंग ऑपरेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज बैंकिंग ऑपरेशन। उसमें स्टार्टिंग में बैंकिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। ओके, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो जब हम इसका सिलेबस डिस्कशन भी कर रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा कि सारे जो भी कंटेंट थे इसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 4 यूनिट हैं आपके इसमें। तो उसमें सारी चीज़ों को, बैंकिंग के जितने भी ऑपरेशंस हैं, जैसे बैंकिंग काम करता है, बैंक जैसे काम करते हैं, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो, आरबीआई हो, चाहे जितने भी अदर कमर्शियल बैंक हैं, से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सारे कैसे काम करते हैं, इन्हीं के बारे में हम इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसी के साथ, इसी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, यूनिट 1 दैट इज बैंकिंग ऑपरेशन। अब आगे बढ़ने से पहले अगर इसके सिर्फ नाम पे जाएं हम कि बैंकिंग लिखा है और ऑपरेशन लिखा है, ओके, सो बैंकिंग का मतलब क्या है? 2 वर्ड से बना है ये सब्जेक्ट पूरा। इधर लिखा है बैंकिंग, इधर लिखा है बैंकिंग, और दूसरा लिखा है ऑपरेशन। तो पहला क्वेश्चन तो आता है कि बैंकिंग क्या है और ऑपरेशन क्या है, ठीक? क्योंकि अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहे या ऑब्जेक्टिव पेपर भी रहे तो बैंकिंग का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ऑपरेशन क्या होता है उसका मतलब पता होना चाहिए। सिर्फ बैंकिंग नहीं है, बैंकिंग होता तो सिर्फ बैंक के बारे में, तो सेंट्रल बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, ये सारी चीजें बस पढ़नी होती। लेकिन जब बैंकिंग ऑपरेशन की बात कर दिया है तो बैंक कैसे काम करता है, जो बैंक है हमारा वो कैसे काम करता है, उसकी बात करता है ये पूरा सब्जेक्ट बैंकिंग ऑपरेशन, ठीक? तो अगर हम बात करें कि बैंक की डेफिनेशन की, कि बैंक क्या होता है, अगर बैंक का डेफिनेशन सिर्फ देखें तो व्हाट इज बैंक, बैंक का काम क्या है वो तो बाद में देखेंगे, पहले डेफिनेशन क्या है बैंक का, इसको पहले समझ लेते हैं। तो अगर बैंक का मतलब हम देखें कि क्या है बैंक, तो अगर एक लाइन में मैं लिखूं इसको तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक जगह है, ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूट है जो कि क्या करता है, एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या कर रहा है, विच कीप्स मनी सेफली, जो आपके पैसे को, विच कीप्स मनी सेफली, जो आपके पैसे को सेफली कहीं पर स्टोर करके रखता है, किन के पैसे को स्टोर करके रखता है, फॉर इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर का पैसा, ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, उसके पैसे को सेव करके रखना किसका काम है, ये बैंक का नॉर्मल मतलब हुआ। अब बात आती है कि बैंक का काम क्या है, बैंक करता क्या है, ठीक? अब इसमें मनी का वो क्या करता है, मनी को वो सेव करता है, ठीक? सबसे पहला काम उसको बचाना, ठीक? मनी को आउट लेकर आना, मतलब आपके घरों से, पहले मैं आउट लिखती हूँ फिर सेव लिखूंगी, पहले आपके मनी को जो आप अपने घर में रख रहे थे, ठीक है, कंसेप्ट था ना कि लोग अपने घर में ही अपनी तिजोरी में रखते थे पैसा, पैसा कहीं और बाहर नहीं देते थे, अपने पास ही अपने अलमारी में रखेंगे, तिजोरी में रखेंगे, कहीं भी रखेंगे, ठीक है, गड्ढे में डाल के भी रखते थे सिक्कों को बचाने के लिए एंड ऑल दैट, छुपाने के लिए। तो पैसे को पहले बाहर लेके आना, अब उसको सेव करना, उसको एक सुरक्षित जगह देना, ताकि आपको ये संतुष्टि रहे कि आपका पैसा जहां पर भी है वो सेफ है, सिक्योर है, वहां से कहीं पर भी आपको टेंशन की या दिक्कत नहीं होगी, ठीक? सेव करवाना, फिर बाद में बोरो करने में हेल्प करना। बोरो करने में कैसा हेल्प, पहले मनी लेंडर्स थे, साहूकार थे, ठीक? तो साहूकार पैसा आपको उधार पे देते थे, उसके बदले वो उस पे डबल इंटरेस्ट, ट्रिपल इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो एक सही बोरोइंग देना आपको, कि उधार पे आपको पैसा चाहिए तो आप बैंक से लो, अपना पैसा ही पहले बाहर निकालो, उसको जमा करो, और फिर उससे ज्यादा की जरूरत हो तो बैंक से ही आप पैसे को बोरो करो, एंड लास्टली एक्सचेंज करो, और एक्सचेंज करो, बदलो अपने पैसे को, एक्सचेंज करो मनी एट अ बैंक, एक्सचेंज करो मनी को बैंक से। एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज की बात हो गई है, ठीक है, कि कोई करेंसी है आपके पास, उसको एक्सचेंज करना है तो वो बैंक आपको हेल्प करता है एक्सचेंज करने के लिए भी। तो वो क्या कर रहा है, मनी को बाहर निकलवा रहा है, सेव करवा रहा है, बोरो करवा रहा है, एक्सचेंज करा रहा है, ताकि आप जो भी मॉनेटरी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको एक
सेफ सिक्योर जोन देता है ताकि आप सेफली अपने पैसे को वहां रख सको। ठीक, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, तो बैंकिंग का मतलब तो क्लियर हो गया होगा। फिर बात आती है कि अब बैंक काम क्या क्या करता है, मैम ये भी बता दीजिए। तो जैसे कि आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उसमें क्या क्या होता है, एक एसेट होता है और एक लायबिलिटी होता है। तो सिमिलरली बैंक के भी क्या है, कुछ एसेट्स हैं और कुछ क्या है, लायबिलिटीज हैं। ये कुछ एसेट्स हैं बैंक के भी और कुछ क्या है, लायबिलिटीज हैं। अब बैंक का एसेट और लायबिलिटी क्या होगा, क्या हो सकता है? एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट मतलब जो आपकी पूंजी है, जो आपको रिटर्न में कुछ रिटर्न आपको कुछ मॉनेटरी टर्म में या इंटरेस्ट फॉर्म में वो आपको देगी। ठीक, तो वो आपका एसेट हो गया। लायबिलिटी क्या हो गया, जो चीजें आप लाइबल हो करने के लिए, जो चीजें आपको अपनी तरफ से पूर्ण करनी है, पूरा करना है, कहीं किसी को पैसा देना है, जो चीज आपका नहीं है किसी और को देना है, वो आपकी लायबिलिटी। जो चीज आपका है और आपको रिटर्न देगा वो चीज होगा आपका एसेट। ठीक, नॉर्मल सिंपल भाषा में बता रही हूँ, बहुत ज्यादा कॉमर्स वाली भाषा नहीं यूज कर रही हूँ। ठीक, तो फिर बात आती है कि एसेट में क्या क्या चीजें आती हैं मैम। तो एसेट में आपके दो चीज आता है। ठीक, तो इसमें आता है, एक आपका आता है लोन, ठीक, दूसरा आता है आपका एडवांसेस, लोन एंड एडवांसेस। ओके, अब ये क्यों मैंने यहाँ लिखा है कि लोन एंड एडवांसेस बैंक के एसेट्स हैं, क्योंकि अगर बैंक लोन प्रोवाइड करेगा तो उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उसको पैसा मिलेगा। जो भी एडवांसेस वो दे रहा है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे कि आपका कैश क्रेडिट दे रहा है, आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रहा है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कर रहा है आपके लिए, तो उसके भी आप पे कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करेगा, फिर फीस चार्ज करेगा, तो उससे भी वो क्या कमा रहा है, इनकम कमा रहा है। तो लोन एडवांसेस बैंक के क्या होते हैं, एसेट होते हैं। लोन याद रखना जनरली लॉन्ग टर्म होता है, लोन लॉन्ग टर्म होता है, और एडवांसेस जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, जिसमें मेनली तीन चीज आता है। पहला आता है आपका कैश क्रेडिट, सीसी कहते हैं शॉर्ट में, कि कैश को उधार पे देना, मतलब जितना आपके अकाउंट में पैसा है उससे ज्यादा बैंक अगर आपको दे रहा है पैसा यूज करने के लिए, कि आपके अकाउंट में 1 लाख है लेकिन आपको 2 लाख का ट्रांजेक्शन कहीं करना है, तो वो 1 लाख अपने पास से दे रहा है, तो वो होता है कैश क्रेडिट दे रहा है। दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रहा है, आपको ओवरड्राफ्ट बना के दे रहा है। ठीक, तीसरा होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑन बिहाफ ऑफ यू, वो आपके बिल्स को डिस्काउंट कर रहा है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो ये काम किसका है, बैंक का है, और ये इसको करने के बदले कुछ सर्टेन अमाउंट चार्ज करता है एज अ इंटरेस्ट या एज अ फीस या एज अ कमीशन। ठीक, तो ये है इसके एसेट। लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी में भी दो पार्ट में इसको बांटा गया है लायबिलिटी को। एक इसमें लायबिलिटी इसकी होती है टर्म डिपॉजिट की, तो ये पहला आता है आपका डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट बाद में लिखूंगी, तो पहले डिमांड डिपॉजिट, और दूसरा आता है आपका टर्म डिपॉजिट। क्या नाम से समझ में आ रहा है कि डिमांड डिपॉजिट में क्या आएगा और टर्म डिपॉजिट में क्या आएगा। डिमांड डिपॉजिट मतलब जो ऑन डिमांड आपको वापस करना पड़े, तो वो आपका डिमांड डिपॉजिट है, मतलब जो भी पैसा आपके पास आया है उसको अगर वो सामने वाला मांग रहा है आपसे तो आपको उसको वापस देना पड़ेगा, ये हो गया डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया कि कुछ सर्टेन टर्म के लिए आपके पास डिपॉजिटेड है, उसके बाद जब उसका टाइम पूरा होगा तब आपसे वो पैसा वापस मांगेगा और तब आपको देना, मतलब एक टर्म के लिए आपके पास फिक्स हो जाएगा। ठीक, तो डिमांड डिपॉजिट में आप जानते भी होंगे, सुने भी होंगे। ठीक, इसमें आता है आपका सेविंग अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट। ठीक, सेविंग और करंट डिपॉजिट जो होता है वो आपका आता है डिमांड डिपॉजिट में। तो सेविंग अकाउंट जो खोलते हैं हम और करंट अकाउंट जो खोलते हैं, ठीक, ये दोनों आपके डिमांड डिपॉजिट में आते हैं। कि सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में कोई भी अकाउंट खुला है तो उसमें जब भी आप पैसा डालो और जितना भी चाहो विड्रॉ करो अपना अमाउंट, तो उतना आपको बैंक रोकेगा नहीं, और जब मांगोगे तब उसको देना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि ठीक है भैया बाद में आना, अभी पैसा नहीं है, वो ये चीज बैंक नहीं कह सकता, क्योंकि वो उसकी लायबिलिटी है। अगर भले आपके पैसा जो आपने डिपॉजिट किया है उसको कहीं और उसने इन्वेस्ट किया है, लेकिन जब आप मांगने जा रहे हो तो उसको आपका पैसा देना पड़ेगा। ठीक, फिर टर्म डिपॉजिट में आता है आपका फिक्स डिपॉजिट।
फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, जो सर्टेन अमाउंट सर्टेन टाइम पीरियड के लिए फिक्स रहता है और उसके बाद उतने टाइम तक के लिए आप मांगोगे तो वो नहीं देगा, या उस पर सर्टेन कम देगा पैसा, या कुछ डिडक्ट करके देगा, या जब उसके बाद कंप्लीट होने के बाद मांगोगे तब वो आपको पैसा, आपको मैच्योरिटी जब हो जाएगी उसकी तब आप मांगोगे तब वो आपको फुल वो अमाउंट देगा, जितना भी इंटरेस्ट चार्ज होके उसको देना था। तो ये क्या है, बैंक की क्या है, ये फंक्शन है मेनली बैंक के, ये दो काम है कि बैंक को ये दो काम करने हैं। तो बैंक यहाँ पर उसके कुछ एसेट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज हैं। एसेट्स है उसके लोन एडवांसेस, और लाइबिलिटी क्या है उसका टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है और टर्म डिपॉजिट में क्या आता है, एडवांसेस में क्या क्या चीजें आती हैं और लोन में क्या चीजें आती हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो बैंक क्या काम करता है ये आपको याद रखना है, बैंक का मतलब क्या है ये भी आपने यहाँ पर समझ लिया है। ठीक, तो अब हम किस पे पढ़ने वाले हैं, जो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस जिस हिसाब से फ्रेम किया गया है, तो सबसे पहला टॉपिक था आपका बैंकिंग ऑपरेशंस इन इंडिया। इंडिया में कौन से ऑपरेशंस होते हैं, मतलब इंडिया में बैंक कैसे ऑपरेट करता है, क्या क्या काम करता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक, चलो, तो ये है आपका फर्स्ट स्लाइड यहाँ पर। तो बैंकिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं हम इस पहले यूनिट में। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इन इंडिया, कैसे रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होती है बैंकिंग की हमारे भारत में, इसके बारे में हम समझेंगे इस यूनिट में। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सिंपली हम ये सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि आपका बैंकिंग सिस्टम इंडिया में कैसा है। ठीक, तो बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया आज हम कवर करने वाले हैं। तो बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, भारत में बैंकिंग सिस्टम, हिंदी में लिखा इंग्लिश में ही लिखा है, बताओ मीनिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम, क्या मतलब है बैंकिंग सिस्टम का। तो वही जो मैंने आपको मीनिंग बताया है, ठीक है, वो जो थोड़ा सा मीनिंग मैंने आपको बताया और फिर जो बैंकिंग का फंक्शन बताया है, इन्हीं दोनों को मिला के आपका ये मीनिंग बना है बैंकिंग सिस्टम का। सिस्टम की बात की जाए कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है, उसका क्या मीनिंग है। तो बैंकिंग सिस्टम रिफर करता है किसको, टू द नेटवर्क ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जो यहाँ पर वर्ड लिखा है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट ही कर देती हूँ, आई होप आपको विजिबल होगा। बैंकिंग सिस्टम क्या है, नेटवर्क ऑफ बैंक है एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। क्या है, नेटवर्क है बैंक का, ठीक है, सारे बैंक्स को जोड़ के रखता है बैंकिंग सिस्टम। जितने भी बैंक्स हैं वो सब आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। अगर ये आरबीआई है तो आरबीआई से सारे के सारे बैंक्स, जितने भी कमर्शियल बैंक, ये सेंट्रल बैंक बीच में हो गया, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा, और कौन से बैंक्स थे मेरे को नाम ही नहीं याद आते हैं ऐसे, जब मैं याद करती हूँ तो पीएनबी, हाँ, बीओबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। ठीक, तो ये सारे बैंक आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, नेटवर्क एक बना के रखते हैं। और बैंकिंग सिर्फ इनसे ही, जो जिसके कमर्शियल बैंक है सिर्फ इनसे नेटवर्क ना बना के, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जैसे एनबीएफसी हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल हो गया, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है, वो बैंक से रिलेटेड नहीं है, वो अपना रेगुलेशन खुद करते हैं, बट वो उनसे भी जुड़ा हुआ है। नाबार्ड हो गया, नाबार्ड से जुड़ा हुआ है, आरआरबी हो गया, आरआरबी से जुड़ा हुआ है। मतलब जितने भी बैंकिंग फंक्शंस कर रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिस भी तरीके के हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो आप अपने सिलेबस में पढ़ोगे भी, तो उनको क्या करता है, उनको प्रोवाइड करता है क्या, उनको एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, सच एज, कौन सी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ठीक, लेंडिंग मनी, क्रेडिट क्रिएशन एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ सर्विस। क्या ये तीन चीज लिखा है, आई होप ये विजिबल होगा। यस, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट, किस हिसाब से वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी उसके बारे में, एक्सेप्टेंस डिपॉजिट, जो फिक्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, रिकरिंग अकाउंट है, कितने इंटरेस्ट उस पर देगी इन सबको करने में, ठीक है, कितने पे वो मनी लेंड करेगी, इसके बारे में कि कितना पैसा वो लेंड कर सकती है। तो ये सब कौन तय करता है, ये सब आपका आरबीआई तय करता है कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब बात आती है तो वो आरबीआई तय करता है कि कितना आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, कितना आप लेंडिंग दे सकते हो, क्रेडिट कितना आप दे सकते हो, मतलब उधार जो आप दे रहे हो नॉर्मल कंज्यूमर्स को, वो उधार आप कितने रेट से दोगे और कितना दे सकते हो, लिमिट क्या है, क्योंकि लिमिट रहता है कि एक प्राइमरी सेक्टर वाले को कितना आप उधार दे सकते हो, सेकेंडरी सेक्टर वाले को कितना दे सकते हो, तो एक लिमिट है, इंडस्ट्री को कितना आप दे सकते हो, एक कंपनी को कितना दे सकते हो, तो एक लिमिट तय करना क्रेडिट क्रिएट करने का अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन आपकी कंट्री में कैसा चल रहा है, डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, कैसा आपका मनी का सप्लाई चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए
सर ये जो आरबीआई है ये तय करती है कि फ्लो कितना होना चाहिए मनी का आपके मार्केट में। जब आगे हम पढ़ेंगे इस मॉनेटरी पॉलिसी को, जब हम ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी का, तो इसमें हम समझेंगे कैसे मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आपका आरबीआई जो है वो सारे सिस्टम को, सारे जो लेंडिंग ऑफ मनी है या क्रिएटिंग रेगुलेटेड क्रिएशन, इसको कैसे मैनेज करता है। सो जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तब हम इन सारी चीज को बताएंगे आपको कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, फिलहाल आप बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहे हो, तो बैंकिंग सिस्टम में आप बैंकिंग सिस्टम बनाए इसलिए गया है ताकि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड किया जा सके। फाइनेंशियल सर्विस को प्रोवाइड किया जाए किसको? सारे बैंक्स को, जो भी नेटवर्क ऑफ बैंक्स हैं उनको, और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उनको। क्या क्या करने के लिए? तो एक्सेप्ट करने के लिए, डिपॉजिट लेंडिंग मनी करने के लिए, क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए, और पेमेंट एंड सेटलमेंट सर्विस। और जो भी पेमेंट हम कर रहे हैं, जो ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर, बैंक जो है उसका पेमेंट कर रही है या सरकार के लिए कुछ कर रही है पेमेंट, कहीं फॉरेन सेटलमेंट कर रही है, तो वो सर्विसेज कैसे काम करेंगी। तो अल्टीमेटली आपसे रिलेटेड चीज, जो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड चीजें हैं, कंज्यूमर को लेकर आपके लिए बैंक काम कर रही है। तो बैंक किसके किसके लिए काम कर रही है? बैंक ये कहते हैं ना कि बैंक है ये, और बैंक अपने कस्टमर के लिए काम करती है। ठीक, अब उसके कस्टमर कौन कौन हुए? तो उसके कस्टमर बहुत लोग हो गए। पहले तो आप एक इंडिविजुअल हो गए, कोई भी इंडिविजुअल हो गया वो हुआ, कोई कंपनी हो गई वो हुआ, कोई इंडस्ट्री हो गई वो हो गया, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हुआ वो हो गया, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी इसकी क्लाइंट है, कस्टमर है, वो हो गया। फॉरेन कोई आपका फॉरेन कंपनी है वो भी हो गया। तो सारे ही इसके कस्टमर हैं जो भी उसके यहाँ मनी लेंड कर रहे हैं या उससे मनी से रिलेटेड चीजें, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विस ले रहे हैं, तो वो काम बैंकिंग सिस्टम का ही होता है। ठीक, तो ये है आपका बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, जो कि ये काम करने में हेल्प करता है। और इन इंडिया द बैंकिंग सिस्टम इज रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय, आपको पता है किसके द्वारा रेगुलेट होता है? बैंकिंग सिस्टम को कौन रेगुलेट करता है आपके इंडिया में? जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वही रेगुलेट करता है, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है वो आपके बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है। इसको याद रखना, इंडिया की बात हो रही है। ठीक, और हर देश में जो भी जिस भी कंट्री का है उसका जो भी सेंट्रल बैंक होगा, रेगुलेशन बैंक का किसके द्वारा होता है? किसी भी कंट्री में, ऑफ एनी कंट्री, जो उसका रेगुलेशन होता है वो उसके सेंट्रल बैंक से होता है, वो उसके सेंट्रल बैंक ही करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। किसी कंट्री का जो भी सेंट्रल बैंक होगा वही इसका रेगुलेशन, बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेशन करता है। ठीक, तो इसको याद रखना, तो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक मीनिंग कि बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंक क्या काम करता है, और बैंक का मीनिंग क्या है। ये तीन चीज हमने यहाँ पर कवर की है। ठीक, आपका यहाँ मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ इसको, ताकि आपको नीचे का जो हिंदी वाला कंटेंट है वो भी आपको विजिबल हो, क्योंकि शायद दिख नहीं रहा होगा। या अब विजिबल होगा आपको ये नीचे का भी। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। बैंकिंग सिस्टम जो आपका बनाया गया है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से आपके बैंकिंग सिस्टम को बनाया गया है। ठीक, जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर बैंकिंग सिस्टम की, तो सबसे पहला जो बॉडी आपके सामने आता है वो आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है वो? सेंट्रल बैंक है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ योर कंट्री इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है। ठीक, इसको क्या कहते हैं? एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी है। सबसे एपेक्स मतलब जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है वो किसके पास है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही है पूरे बैंकिंग सिस्टम का। ठीक, कब स्टैब्लिश हुआ था? 1935 में स्टैब्लिश हुआ था अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है कि कब स्टैब्लिश हुआ था? 1935 में स्टैब्लिश हुआ था। किस एक्ट के तहत स्टैब्लिश हुआ था? तो 1934 एक्ट के तहत स्टैब्लिश हुआ था। ठीक, हिल्टन यंग कमीशन के उससे ही आया था आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, चलो तो अब आगे बढ़ने से पहले कि और इसमें स्ट्रक्चर कौन कौन से आते हैं, स्लाइड को देखते हैं। ठीक है, चलो तो फिर मैं बता देती हूँ कि आपका LU BCom 4th सेमेस्टर का बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपको जितने भी आपके सिलेबस हैं, बैंकिंग ऑपरेशन का है, GST है आपका, फिर उसमें ऑडिटिंग करके है आपका एक सब्जेक्ट, और भी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स करके हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट आपके कवर किए जाएंगे। यहाँ पर 100% सिलेबस कवरेज मिलेगा, 24/7 डाउट सपोर्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो व्हाट्सएप लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा,
उसको जाके ज्वाइन कर लेना, मेंटोरशिप मिलेगा। आपके ये 3 एजुकेटर्स हैं बीकॉम के, ठीक है, अमृतसर, साक्षी मैम एंड दिस इज मी, ओके सिमरन। सो हम तीनों ही आपको गाइड करेंगे आपके पूरे सेमेस्टर में, जैसे पिछले सेमेस्टर हमने किया है। सो इसको जल्दी से जाके एनरोल कर लो, बैच स्टार्ट हो चुका है, ओके। तो मैं आगे बताने चाह रही थी, इसके जाने से पहले जो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कौन कौन से बैंकिंग सिस्टम आते हैं, स्ट्रक्चर जो हम देखने वाले हैं, ठीक, इसको मैं अपने तरीके से थोड़ा सा बताती हूँ आपको। तो अगर इसके बैंकिंग सिस्टम देखें तो सबसे पहला एपेक्स बॉडी कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका एपेक्स बॉडी है, सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है आपके बैंकिंग सिस्टम का, ओके। तो बैंकिंग सिस्टम में अब और कौन कौन से आते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही सारे सब आएंगे, सारे इसके बैंकिंग ऑपरेशंस आएंगे, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं। तो सबसे पहला आता है शेड्यूल बैंक, सबसे पहला आता है आपका शेड्यूल बैंक। दूसरा आता है आपका नॉन शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। और तीसरा आता है आपका डेवलपमेंट बैंक। मैं थोड़ा सा और उधर लेके जाती हूँ। तीसरा आता है आपका डेवलपमेंट बैंक। ये 3 टाइप में आपके बैंक्स को डिवाइड किया गया है, मतलब बैंकिंग सिस्टम को डिवाइड किया गया है। जिसको लीड कौन करता है, जिसको लीड आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो एपेक्स बॉडी है आपका अथॉरिटी, उसके पास से सारी चीज रेगुलेट वही करता है, ठीक। तो अब शेड्यूल बैंक क्या होता है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या होता है, और ये लास्टली डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, ठीक। इतनी क्राइटेरिया में आपके बैंक्स को डिवाइड किया गया है, ठीक। सो शेड्यूल बैंक में आपके 2 टाइप के बैंक आते हैं फर्दर, ठीक। पहला आता है आपका कमर्शियल बैंक, ठीक। कमर्शियल बैंक में कौन कौन से बैंक्स आते हैं, तो जो भी नाम मैंने लिया है, आपका एसबीआई लिया है, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वो सारे फॉरेन के बैंक हैं, फॉरेन सेक्टर बैंक हैं, वो सारे ही आपके किस में आते हैं, कमर्शियल बैंक में आते हैं, जिसमें सारे बैंक आ जाएंगे। नाबार्ड भी आ जाएगा, फिर आपका फॉरेन एक्सचेंज जो बैंक है वो भी आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका ये जो प्राइवेट पब्लिक वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पीएनबी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, फिर ये सारे बैंक, एसबीआई हो गया, ये सारे आपके पब्लिक सेक्टर में आ गए। और फिर प्राइवेट सेक्टर वाले जैसे कि एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये सारे बैंक इसमें आते हैं आपके, सारे ही कमर्शियल बैंक में आते हैं। इसको फर्दर मैं डिवाइड करके लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो इनको और फर्दर 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। आई होप मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी और विजिबल होगा, क्योंकि इस एक पूरे ग्राफ को मुझे इस पेज पे बनाना है। थोड़ा मैं छोटा लिखूंगी, पर ठीक है, इतना लिखूंगी कि आप उसको समझ सको, ठीक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया आपका इसमें पहला। दूसरा आया प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक। तीसरा आ गया आपका फॉरेन बैंक, और लास्टली आ गया आपका रीजनल रूरल बैंक, या इसको नाबार्ड भी लिखें तो भी चलेगा, रीजनल रूरल बैंक, ठीक। ये 4 तरीके से आपके कमर्शियल बैंक को डिवाइड किया गया है। फिर आता है बात आपके कॉर्पोरेटिव, दूसरा कौन सा पार्ट है आपके शेड्यूल बैंक में, जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट आरबीआई कंट्रोल में है, ठीक। दूसरा आता है आपका कॉर्पोरेटिव बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक में कौन कौन से बैंक आते हैं, तो कॉर्पोरेटिव बैंक में आपके 2 बैंक आते हैं यहाँ पर मेनली, जिसमें सबसे पहला नाम है रूरल कॉर्पोरेटिव बैंक। कॉर्पोरेटिव जहां पर भी नाम लगा रहे उसका मतलब है कि कुछ लोग साथ में मिलके वो बैंक स्टार्ट किए हैं, सर्टेन पीपल्स हैं, वो साथ मिलके वो बैंक को स्टार्ट किए हैं, इसलिए उसको कॉर्पोरेटिव बैंक कहते हैं। कि 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग एक सिंगल मोटिव को लेकर आए हैं और उसी मोटिव को ध्यान में रखते हुए वो बैंक स्टार्ट किए हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेटिव बैंक। तो उसको रूरल और अर्बन 2 जगह के हिसाब से, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से उसको बांट दिया गया है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक। ये हो गया। तो ये क्या है, शेड्यूल बैंक, जो पूरी तरीके से आपके
आरबीआई के कंट्रोल में है, तो उसमें कमर्शियल बैंक भी आता है, कॉर्पोरेटिव बैंक भी आता है। कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक और रीजनल रूरल बैंक, ये चारों आते हैं। और कॉर्पोरेटिव बैंक में रूरल और अर्बन में दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक, तो ये हो गया आपके शेड्यूल बैंक का क्लासिफिकेशन। तो शेड्यूल बैंक का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? शेड्यूल बैंक का मतलब हुआ यहाँ कि आप अगर आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड हो तो आप शेड्यूल बैंक हो, अगर लिस्टेड नहीं हो तो वो आप नॉन शेड्यूल बैंक हो। फिर बात आती है आपके डेवलपमेंट बैंक की। तो डेवलपमेंट बैंक में बहुत सारे अलग अलग बैंक्स हैं जो बनाए इसीलिए गए हैं ताकि आपका जो इकोनॉमी है उसमें ओवरऑल अलग अलग सेक्टर्स में डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके, उस पर वो ध्यान रख सके। तो उसके लिए आरबीआई हर जगह ध्यान नहीं रख सकता, तो उसने अलग अलग बॉडी बनाई है। तो सबसे पहली बॉडी बनाई उसने आईएफसीआई, ठीक, दूसरी आईडीबीआई, फिर आपका नाबार्ड हो गया, एग्जिम हो गया, वो इसमें आता है, सिडबी हो गया, वो इसमें आता है, और इतने सारे बैंक्स आपके डेवलपमेंट बैंक में आते हैं। ओके, तो ये सब किसमें है? आपके डेवलपमेंट बैंक में आपका ये बैंक्स आते हैं। ठीक, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो सारे आते हैं। तो इस तीन तरीके से शेड्यूल बैंक में, नॉन शेड्यूल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, इन तीन तरीके से आपका पूरा जो अथॉरिटी बॉडी है, अपेक्स बॉडी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बैंकिंग सिस्टम को संभाल के रखता है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं स्लाइड पे। तो स्लाइड पे अगर देखें तो कमर्शियल बैंक को वही बांटा गया है। कमर्शियल बैंक नेक्स्ट था, सेंट्रल बैंक हमने देख लिया है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जिसमें एसबीआई आता है और उसके एसोसिएट्स आते हैं। ठीक, और साथ ही साथ नेशनलाइज्ड बैंक आता है। अब मेरे लिए आपके लिए पास क्वेश्चन ये है कि टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक बताना है आपको। टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक आप हमें बताओगे कि कितने हैं। ठीक, कितने हैं पहले ये बताना है, और नेम देम, उसका नाम भी बताना है, नेम देम। कमेंट बॉक्स में आपको ये चीज़ मुझे कमेंट करके बताना है, और मैं देखूंगी जिसने से सही बताया है। प्लीज़ गूगल करके नहीं बताना, अपने से बताना, ठीक है? तो कर भी लेना, चलो कोई बात नहीं, गूगल कर लेना, एटलीस्ट गूगल करोगे तो जान भी जाओगे। बताना मुझे कितने नेशनलाइज्ड बैंक है टोटल, और उनका नाम भी बताना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रहना चाहिए। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इसका आंसर दोगे। ठीक है, चलो, इससे मुझे ही पता चलेगा कि यस आपने लेक्चर देखा है, सुना है, ध्यान से सुना है और समझा है, और फिर मेरी बातों को सुन रहे हो। इंटरेक्शन वो वैसे मेंटेन रहेगा। ओके, चलो, तो ये कमर्शियल बैंक सबसे पहला आपका ये पब्लिक सेक्टर बैंक आ गया। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिसमें ओल्ड प्राइवेट बैंक और न्यू प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये सारे इसमें आते हैं। ये है फॉरेन बैंक्स में जो भी ऑपरेट करते हैं ब्रांचेस इंडिया में, जो भी फॉरेन बैंक्स हैं जो आपके इंडिया में काम करते हैं, फॉरेन के बैंक्स हैं, तो उनको भी रेगुलेट करने का काम किसका है? कमर्शियल बैंक में ही आते हैं वो, और आरबीआई उनको रेगुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कॉर्पोरेटिव बैंक। तो कॉर्पोरेटिव बैंक में रूरल अर्बन बांटा गया है। साथ ही साथ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो हैं, सोसाइटी नाम लिखा हो, कॉर्पोरेटिव बैंक नाम लिखा हो, तो उसका मतलब ही यही है कि जो कुछ कॉमन लोग हैं, कॉर्पोरेटिव नाम जहां पे भी लिखा है तो कुछ कॉमन गोल है, उसको पूरा करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो साथ में आए हैं। ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर साथ में आए हैं और ये एक बैंक खोले, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। ठीक, तो ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चर को फोकस करते हुए क्रेडिट सोसाइटी कोई बन रही है उनको उधार देने के लिए, तो वो भी कोऑपरेटिव बैंक में आएगी। अर्बन हो गया, अर्बन साइड में कोई कोऑपरेटिव बैंक खुला हो, साथ में लोग मिलके कोई बैंक खोले हों तो वो भी आएगा। रूरल हो गया तो वो भी आएगा। तो ये ऐसे कोऑपरेटिव बैंक का मीनिंग हुआ। नेक्स्ट आता है आपका नाबार्ड बैंक है, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो उसमें सबसे पहला आता है नाबार्ड, सिडबी और एग्जिम बैंक। ठीक, नाबार्ड आपके एग्रीकल्चर को लेकर है, सिडबी आपके स्टॉक एक्सचेंज को लेकर है, ठीक है, और एग्जिम बैंक आपके इंपोर्ट एक्सचेंज को ध्यान में रखने के, रेगुलेट करने के लिए आपके ये बैंक खुले हैं। तो ये किस लिए बने हैं? आपकी इकोनॉमी को डेवलपमेंट देने के लिए। ठीक, अब लास्टली इस टॉपिक को पढ़ के हम खत्म करेंगे आपका आज का लेक्चर, जिसका नाम है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है उसके बारे में भी आप आगे और पढ़ोगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है उसके बारे में समझोगे, कैसे बैंकिंग जो मनी लॉन्ड्रिंग है इन सबको कैसे मैनेज करती है, कैसे बचाती है, कैसे उसको ध्यान देती है, रेगुलेट करती है, सब चीज़ों के बारे में आप आगे लेक्चर्स में देखोगे। तो फंक्शन एक बार कंप्लीट कर लेते हैं कमर्शियल बैंक का, और साथ में मैं यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी आपके लिए कर देती हूँ सेंट्रल बैंक का भी, सेंट्रल बैंक का, दैट इज आरबीआई। ठीक,
तो आरबीआई क्या करता है, सेंट्रल और कमर्शियल बैंक क्या काम करती है, इसके बारे में देखते चलते हैं। ठीक, कंपैरेटिव स्टडी कर रही हूँ, बता दूंगी कि कौन क्या वो काम करता है कि नहीं। तो क्या आरबीआई जो है एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट? एक्सेप्टेंस डिपॉजिट का नहीं करता है। आरबीआई यहाँ पर कोई डिपॉजिट नहीं लेता है, हाँ, नॉर्मल पब्लिक से कोई डिपॉजिट नहीं लेता है। यस, कमर्शियल बैंक, सेबी हो, सॉरी एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, फॉरेन बैंक कोई हो, वो सारे लोग यहाँ पर डिपॉजिट लेते हैं, बट सेंट्रल बैंक आरबीआई जो है वो नहीं लेता है। लोन एंड एडवांसेस जो कमर्शियल बैंक है यस अपने कस्टमर को देते हैं, कस्टमर कोई भी हो, हम हैं, आप हैं, कोई बिजनेसमैन हो, कंपनी हो, फर्म हो, इंडस्ट्री हो, उसको देता है। ये जो है वो नहीं देता है नॉर्मल पब्लिक को, देता किसको है, सिर्फ बैंक को देता है और गवर्नमेंट को देता है। ठीक, गवर्नमेंट या बड़े बड़े बिग प्लेयर्स जो हैं उनको ही बस प्रोवाइड करता है लोन और एडवांसेस, आम जनता को वो नहीं डील करता, आम जनता को डीलिंग नहीं करता है। ठीक, इसीलिए सेंट्रल बैंक को हम कहते हैं बैंकर्स का बैंक और गवर्नमेंट का भी बैंक। ठीक, गवर्नमेंट बैंक एंड बैंकर्स बैंक इसको हम कहते भी हैं, इसके फंक्शन में वो इंक्लूड होता है। क्रेडिट क्रिएशन करने का काम यस कमर्शियल बैंक करता है। कैसे करता है क्रेडिट क्रिएशन का काम, ये भी करेगा। ठीक, क्योंकि यही बताता है कि कितने रेट से वो नॉर्मल कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कर रहा है, उस हिसाब से जो कमर्शियल बैंक है वो उस इंटरेस्ट पे नॉर्मल कस्टमर को लोन प्रोवाइड करेंगे। तो क्रेडिट क्रिएट करने का काम, लोन प्रोवाइड करने का काम और लोन मॉनेटरी सिस्टम को हैंडल करने का काम कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ आरबीआई ये काम करता है। एजेंसी सर्विस यस कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है एज अ एजेंट, वो किसी फर्म के लिए, कंपनी के लिए, बिजनेसमैन के लिए काम करता है एज अ एजेंट। और जनरल यूटिलिटी सर्विसेज जो हैं, जो जनरल उपयोगिता वाले सर्विसेज हैं, उनको भी वो प्रोवाइड करता है। तो ये लेकिन प्रोवाइड सेंट्रल बैंक जो है वो नहीं करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आई होप समझ में आया है, क्लियर हो गया है। सो बैच स्टार्ट हो चुके हैं आपके। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आपका सिलेबस जल्दी कवर होने लगेगा, सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, तो इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। चलो इसी साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट बॉक्स ओपन है, जल्दी जरूर से फीडबैक देना, क्योंकि फीडबैक कम्युनिकेशन, शायद आप मेरे साथ पढ़े होंगे तो कम्युनिकेशन में लास्टली फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फीडबैक अगर मिलेगा तो फिर आगे चीज़ें और मुझे समझ में भी आएंगी, क्लियरेंस आएगी आपके में और हमारे में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ एंड करती हूँ क्लास को। थैंक यू सो मच, टेक केयर।